लेक्चर में हम लोग आज पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दें, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे जितने भी लेक्चर हम अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मिरर जिसे हम लोग हिंदी में दर्पण भी कहते हैं, ऐसे तो जनरल भाषा में आईना कहते हैं हम लोग। आईना, मिरर क्या होता है? मिरर जनरली हम लोग मिरर जो होता है ऐसे दिखाते हैं कि एक हम लोग ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लेते हैं। ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब लेते हैं हम लोग। उस ग्लास स्लैब को इसको पॉलिश कर दें। पॉलिश करते हैं किससे? सिल्वर से। सिल्वर से पॉलिश करते हैं तो इसको हम लोग मिरर कहते हैं और इसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो करते हैं इसको ऐसे हम लोग एक लाइन बनाते हैं और इसको सिल्वर ऐसे दिखा देते हैं। तो ये हो गया हमारा मिरर। यहां पे ये बात कर रहे हैं प्लेन मिरर की। ये मिरर हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो प्लेन मिरर हो गया, प्लेन मिरर। उसी तरह अगर हम लोग एक ग्लास स्लैब ले से स्फेरिकल और इसको पॉलिश कर दें, या तो बाहर वाले को पॉलिश करें या अंदर वाले को पॉलिश करें। दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, या तो अंदर वाले करें या बाहर वाले को पॉलिश करें। अगर हम अंदर वाले, इसको रिप्रेजेंट कैसे करें? अगर हम अंदर वाले को पॉलिश करते हैं ऐसे, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। और उसी तरह अगर हम लोग बाहर वाले को हम लोग ऐसे कर दें पॉलिश, तो इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो हो जाएगा, ये वाला रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो जाएगा। तो ये अलग मिरर होगा, जिसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। तो इस तरह के भी मिरर हो सकते हैं। इनके अलावा भी कोई भी मिरर हम बना सकते हैं। जनरल ऐसे बना दे, कोई भी मिरर पॉलिश कर दिए, ये भी मिरर बन गया। तो हमें जनरली अभी प्लेन मिरर के बारे में बात करनी है। तो प्लेन मिरर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग ऐसे बनाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और पीछे नीचे की तरफ डॉटेड लाइन बना देंगे, जिससे प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो ये मिरर की बात। अब इससे कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन करें उस पे आते हैं। तो घरों में जो मिरर होते हैं, दर्पण होते हैं, वो प्लेन लगाए जाते हैं। सब के सब प्लेन मिरर लगाए जाते हैं। और जब हम जगते हैं तो सबसे पहले हमारा ध्यान जो जाता है मिरर पर जाता है। जाते हैं, सजने संवरने लगते हैं वहां पे। तो सजने संवरने पर एक शायरी याद आ रही है, आईना देख के बोले ये संवरने वाले, अब तो बेमौत मरेंगे मेरे मरने वाले। तो सुबह सुबह उठ के सबसे पहले संवारना ही स्टार्ट करते हैं लोग, ये सबकी आदत है। तो हम लोग बात करें अगर मिरर की, इमेज फॉर्मेशन, तो इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। तो प्लेन मिरर के द्वारा दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। एक बनाते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, और सेकेंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का। हम लोग बात करेंगे अभी पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट
का इमेज फॉर्मेशन देखते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसका इमेज बनाने के लिए हम लोग मिरर लेते हैं। हमने एक मिरर लिया इसे, प्लेन मिरर, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट ले लिए, ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमें एक ऑब्जर्वर की आवश्यकता होगी। तो ऑब्जर्वर के लिए हम लोग आंख बनाते हैं। यहां पे एक आई बना दिया ऐसे, ये आई हो गया यहां पे आई। अब इस ऑब्जेक्ट से लाइट जो है हमारे आंखों पर ऐसे सीधा भी पड़ेगा, ऐसे हमारे आंखों पे लाइट पड़ेगी तो ये ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। जैसे हम इसको देख रहे हैं, तो यहां से लाइट हमारे आंखों पे सीधा आ रही है, और सीधा हमारे आंखों पे लाइट आ रही है, ये हमें दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट हम लोग डायरेक्ट भी देख सकते हैं। और क्या हो सकता है, और ये हो सकता है कि लाइट यहां से जाए, यहां से लाइट सीधा ऐसे जाए और इस मिरर पे, दर्पण पे गिरे। जब ये लाइट यहां से गिरेगी ऐसे नॉर्मली गिरेगी, तो ये नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, 0। और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि जब भी लाइट जितने एंगल पे जाएगी उतने ही एंगल पे वापस आएगी, रिफ्लेक्ट होकर आएगी। तो यहाँ पे 0 एंगल पे गया तो 0 एंगल पे वापस आएगी, ये लाइट फिर से रिफ्लेक्ट बैक करेगी इसी पाथ पे। यहां तक तो क्लियर है। अब यहां से इधर जाएगी, आंखों पे पड़ेगी। थोड़ा सा इस लाइन को हम लोग आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। अब क्या करें हम लोग, तो दूसरा रे जो है सेकेंड रे यहां से, मान लीजिए कि यहां से ऐसे गई और नॉर्मल से θ1 एंगल बनाए, और तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे θ1 एंगल पे वापस जाएगी ऐसे, इधर कहीं हमारे आंखों पे पड़ेगी। अब देखिए कि जो रे ये रिफ्लेक्ट होकर आ रही थी और ये रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ये दोनों ऐसे फैलते हुए जा रही है, डाइवर्ज होते हुए, ये कहीं पे आगे जाके मिलेगी नहीं। ये दोनों रे कहीं इधर जाके मिलेगी नहीं। अगर नहीं मिलेगी तो इमेज कहां बनेगा, हमें ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, इस रे को पीछे बढ़ाते हैं। जब इस रे को हम लोग पीछे ऐसे बढ़ा दें तो देखेंगे कि ये एक्सटेंडेड लाइंस एक दूसरे को कट करती है, और जहां पे कट करेगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो हमें इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहां दिखाई देगा। तो ये तो इमेज बन गया। क्या इमेज केवल 2 रे से बनती है? नहीं, हम इमेज जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज से बनती है, लेकिन यहां पे हमने 2 रे बनाया है। तो रूल क्या होता है इमेज फॉर्मेशन का, तो जब भी हमें रे डायग्राम बनाना हो, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना हो, तो हम लोग मिनिमम 2 रे यूज करते हैं इमेज बनाने के लिए। तो रूल फर्स्ट यही है कि हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट से 2 रे ड्रा करें मिरर पे, उनको रिफ्लेक्ट कराएं, तो उससे इमेज बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये था, क्या एक रे से इमेज नहीं बन सकता? हम एक रे से इमेज नहीं बना सकते। इमेज तो इनफाइनाइट रे से बनते हैं, लेकिन हमें इमेज को बनाने के लिए मिनिमम 2 रे की आवश्यकता होगी। तो ये 2 रे हो गए, एक रे ये हो गई, एक रे ये हो गई। अब ये 2 रे मिलकर हमें इमेज तो बना दी यहाँ पे। इसका कुछ नामकरण करते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको N और इसको M मान लेते हैं, नामकरण कर दिए इसको। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा, क्योंकि ये और ये पैरेलल है। अगर ये θ1 है तो ये भी θ1 है, ये θ1 है तो ये भी θ1 होगा। अब तो ये बात होगी, क्या हमें और रे डायग्राम बनाना चाहिए? अगर इसको आगे फिर से हम देखें, इसे कोई लाइट रे आई और यहां पर ये θ2 एंगल पे गिरती है, तो रिफ्लेक्ट होकर ये भी कहीं इधर θ2 एंगल पे जाएगी लाइट रे।
अगर ये θ2 एंगल पे जाती है लाइट रे, तो इसको पीछे बढ़ाएं तो ये कहां से पास होनी चाहिए, तो ये जब भी पास होगी इसी पॉइंट से पास होगी। हम इसको कैसे कह सकते हैं कि इसी पॉइंट से ये भी रे पास होगी, तो इसको मैथमेटिकली समझे हम लोग। हम कह सकते हैं कि इस ट्राइंगल को देखें ONI, तो इसको अगर मैथमेटिकली कहते हैं इन ट्राइंगल ONM एंड ट्राइंगल MNI, इन ट्राइंगल को देखिए ONM NMI, इन ट्राइंगल को अगर दोनों को देखें तो यहां पर NOM, यहां पर जो एंगल है NOM, ये किसके इक्वल है, तो ये देखें तो यहां से एंगल NIM के इक्वल, NIM के इक्वल है। ये दोनों में 90 डिग्री है, तो एंगल NMO इक्वल टू एंगल NMI, ये 90 डिग्री की इक्वल है। और उसी तरह के N और M, NM कॉमन है, दोनों में ये साइड क्या है, कॉमन है। ये अगर देखें तो एंगल साइड, ये दोनोक्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। तो ट्राइंगल NMO कंग्रुएंट टू ट्राइंगल NMI, ये दोनों कंग्रुएंट है। और कंग्रुएंट है ये, इसका मतलब इन दोनों ट्राइंगल का हर एक एंगल और हर एक साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये इक्वल होंगे, मतलब यहां से ये कैलकुलेशन निकला, तो OM इक्वल टू MI होगा। अब OM क्या है, OM, ये OM जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। और MI क्या है, ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम मिरर। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्लेन मिरर में जब भी इमेज बनेगा तो उसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से जो होगा उतनी ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस इमेज का मिरर से होगा। तो हम लोग यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, ये होगा। और ये हमेशा वैलिड है प्लेन मिरर के केस में। ये तो हो गया इसका। अब ये लाइन भी यहीं से रिफ्लेक्ट होने के बाद अगर पीछे इसको बढ़ा तो इसी पॉइंट से आएगा। इसका क्या प्रूफ है, इसका भी प्रूफ है हमारे पास। अगर देखें तो ये ट्राइंगल OSM और ट्राइंगल SMI भी क्या होने चाहिए, कंग्रुएंट होने चाहिए। अगर कंग्रुएंट है तो कंग्रुएंटी कैसे दिखाएं, तो अगर θ2 ये है तो θ2 ये भी होगा। तो देखिए इसमें तो ट्राइंगल MOS इक्वल टू MIS, ये क्या है, इक्वल है θ2 के इक्वल। ये एंगल 90 डिग्री है दोनों में, और SM कॉमन है, ये भी क्या हो गए, कंग्रुएंट हो गए। अब कंग्रुएंट हुए तो जितनी दूरी ये होगी OM उतनी दूरी MI भी होंगे। इसके भी प्रूफ हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होने के बाद उसको बैकवर्ड बढ़ाएं तो वो एक ही पॉइंट से पास होगी और वहीं पर हमारा इमेज बनता है। ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर, पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने का तरीका हो गया हमारे पास। अब हम लोग कहें इसमें क्वेश्चन देखते हैं और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे।
तो क्वेश्चन पे आते हैं, अगर हमने एक मिरर ऐसे लिया और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रख देते हैं, क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा? सोचिए सोचिए, क्या इस ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा? हाँ बनेगा। हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि अगर कहीं पे मिरर दीवार पर ऐसा लगा है, हम थोड़ा साइड में भी खड़े रहते हैं, हमारा इमेज दूसरे को दिखाई देता है। अगर मान लें कि ये मिरर है, अगर मैं इधर साइड में खड़ा हूं तो उस धर वाले व्यक्ति को हमारा इमेज इसमें दिखाई देगा। तो बनाते हैं, इसका इमेज कहां बनेगा? जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे, मिरर से अलग साइड हो ऑब्जेक्ट, हम लोग यही पढ़े हैं कि इमेज कैसे बनाया जाता है। पहला स्टेप यही है कि ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें। तो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। अरे यहां तो मिरर है ही नहीं, ड्रॉप किस पे करेंगे? कैसे करेंगे? इसको एक्सटेंड करते हैं, इस मिरर को एक्सटेंड करते हैं। अगर एक्सटेंड कर दिए तो इस ऑब्जेक्ट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, इसे ड्रॉप कर दिए और इस परपेंडिकुलर को आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए। यहां तक तो क्लियर है। अब इमेज कैसे बने? तो हम लोगों ने अभी यहां देखा है कि पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर। मतलब जो डिस्टेंस ये ऑब्जेक्ट का होगा मिरर से, उतनी डिस्टेंस पर इमेज बनना ही चाहिए। वो इमेज कहां बनेगा? इस एक्सटेंडेड लाइन पर ही बनेगा और वो यहां पे बन जाएगा। इससे इतनी ही दूरी पर यहां पर इमेज बनेगा। ये हो गया हमारा इमेज। अब आपके दिमाग में, अरे सर ये तो आपने बोल दिया, हम कैसे मान ले कि इमेज वहीं बनेगा? इमेज तो दो रे से बनती है, यहां तो कोई रे आपने डाला ही नहीं। तो वह भी देख लेते हैं हम लोग कैसे बनेगा। अगर यहां से एक रे हम लोग इस सीन पे भेजते हैं ऐसे, तो ये परपेंडिकुलर से जितना एंगल ये आई, उतने ही एंगल पर ये रिफ्लेक्ट होगा। इधर रिफ्लेक्ट होगा तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जब इसको पीछे की तरफ ऐसे एक्सटेंड करेंगे, हमें दिखाई देगा कि ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। अब ये तो एक रे हो गई, एक रे से तो इमेज बनती नहीं। ठीक है, सेकेंड रे भी डाल देते हैं, सेकेंड रे यहां से डाल देते हैं ऐसे। यहां से हम देखेंगे कि ये रे जो है जब भी ऐसे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये ऐसे नजर आएगी, तो रिफ्लेक्ट रे हो गई। रिफ्लेक्ट होने के बाद ये रे हमें यहीं से जाती हुई, अब तो दो रे हो गया, अब तो मानेंगे। अब यहां पे हमारा इमेज बना, अब यहां पे तो इमेज बन गई, लेकिन क्या यहां से हमें ये इमेज दिखाई देगा? नहीं देगा। हम जब यहां पर आएंगे तो रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट यहां आ ही नहीं रही है। लाइट जा कहां रही है? लाइट तो इसके नीचे आ ही नहीं रही है। रिफ्लेक्ट होने के बाद जो भी लाइट यहां जाएगी, इस एंड से जो नीचे वाले एंड से जो लाइट रिफ्लेक्ट होगी वो इससे नीचे आएगी ही नहीं। तो इसके नीचे हम कहीं भी खड़े रहे हमें इमेज नहीं दिखाई देगा। तो दिखाई कहां से देगा? दिखाई देगा हमें, दिखाई यहां से, अगर मान ले कि यहां से ये जो है इसी रीजन में हमें लाइट रे दिखाई दी। अगर एक रे नीचे वाले एंड पे गई तो वो यहां गई, तो इसके नीचे कोई रे नहीं है रिफ्लेक्ट होकर। दूसरी रे यहां से गई तो इस अपर एंड पे गई, वहां से रिफ्लेक्ट होकर ये इधर गई, इसके बाद हमें कोई रे नहीं जा रही है रिफ्लेक्ट होकर। मतलब हम अगर इस रीजन में हैं, अगर हम इस रीजन में हैं तो हमें इमेज दिखाई देगा। अगर इस रीजन के बाहर निकल गए इधर या इधर निकल गए, हमें इमेज दिखाई नहीं देगा। ये क्लियर है? और जो ये रीजन होता है इसको कहते हैं फील्ड ऑफ
व्यू। इसको भी आगे हम लोग देखेंगे कैसे निकालते हैं फील्ड ऑफ व्यू। तो इसको अभी नाम दे देते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू, ये हो गया फील्ड ऑफ व्यू। तो अगर इस फील्ड ऑफ व्यू में हम रहते हैं तो हमें इमेज दिखाई देगा। अब तो ये हो गया, तो इसी रीजन से हमें इमेज दिखाई देगा। अब यह भी आता है कि अगर यहां पे जो व्यक्ति खड़ा है, पर्सन खड़ा है, उसे ये तो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, इसका इमेज दिखाई दे रहा है यहां पे। क्या यहां पर अगर आदमी खड़ा हो तो उसे भी यहां पे जो खड़ा है उसका इमेज दिखाई देगा? हाँ, जरूर दिखाई देगा। अगर यहां हम खड़े होकर इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो इस ऑब्जेक्ट के पास खड़े होकर इस आदमी को भी हम देख सकते हैं, दोनों एक दूसरे को देख सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए कि अगर हम किसी व्यक्ति को का इमेज देखते हैं मिरर में, वो व्यक्ति भी हमारा इमेज देखेगा मिरर में। क्लियर? ये कुछ एक क्वेश्चन होगा अच्छा सा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। तो आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हमने एक मिरर लिया ऐसे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हमने एक मिरर को 45 डिग्री पर ऐसे रख दिया, ये एंगल 45 डिग्री है। 45 डिग्री पर मिरर को रख दिया हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर एक ऑब्जेक्ट को हम यहां पे रख दें, एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रख दें, तो इसका इमेज कहां बनेगा? हमें ये फाइंड करना है कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा। ये ऑब्जेक्ट हो गया, इस ऑब्जेक्ट का इमेज कहां बनेगा? ट्राई कर सकते हैं आप, कैसे कहां बनेगा? तो मिरर वर्चुअल वर्ल्ड का दरवाजा होता है या विंडो होता है। हमारे वर्चुअल वर्ल्ड में जाने का दरवाजा यही खुलता है मिरर से, कि आईना कुछ नहीं नजर का धोखा है। आईना कुछ नहीं नजर का धोखा है, नजर वही आता है जो दिन में होता है। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए देखिए कहां इमेज बनेगा इसका। तो हमने अब तक ये पढ़ा है कि अगर इसका इमेज बनाना है तो ऑब्जेक्ट से मिरर पर एक परपेंडिकुलर लाइन को हम लोग ड्रॉप करते हैं, डालते हैं परपेंडिकुलर लाइन। तो इसके लिए भी देखा कि इसको हम क्या करें, पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दें। ऐसे मिरर को एक्सटेंड जब करेंगे, एक्सटेंड करने के बाद अगर यहां से ऐसे एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ किया जाए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। अब इस परपेंडिकुलर लाइन को आगे की तरफ हम लोग एक्सटेंड कर दिए, इसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिए। यहां तक तो क्लियर है। ये 45, ये 90 डिग्री, ये 45, तो ये भी 45। अगर यहां से ये दूरी हम लोग मान लें कि ये A है, ये 45 डिग्री है, तो ये भी 45 होगा, क्योंकि ये दोनों यहां से 90 डिग्री है, टोटल बन रही है। ये A है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, यहां 45 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये भी दूरी क्या होनी चाहिए? हमें A आएगा। कैसे आएगा? अगर चाहे हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री यूज करके या सिमिलर ट्रायंगल का यूज करके। अब इसको देखिए, ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, यहां तक तो क्लियर है। ये 45, ये 90, ये कितना बचा? ये भी 45 डिग्री हुआ। सेम उसी तरह ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये कितना हुआ? ये भी हमारे पास 45 डिग्री हुआ। मतलब ये और ये तो सिमिलर हो गए। हमें सिमिलर तो चाहिए नहीं, हमें कंग्रुएंट चाहिए। तो कंग्रुएंट के लिए क्या करें? ये 45 है, ये 90 है, ये तो कॉमन है दोनों में। ये 45, ये 90, ये कॉमन है, तो जितना ये होगा उतना ही ये होगा। दूसरा तरीका, यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करने का कहें तो अगर ये A है, ये दूरी कितनी होगी? इसको नाम दे देते हैं हम लोग। इसको मान लें कि ये
ए है, ये बी है। तो ए बी साइड कितना होगा? तो अगर इसमें देखिए तो cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इक्वल टू cos 45 डिग्री क्या होगा? ये 45, तो cos 45 क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो ये हो गया ए बी, तो बेस हो गया ए बी, हाइपोटेनस क्या है? हाइपोटेनस हो गया ए। तो ए बी इक्वल टू ए डिवाइड बाई रूट 2। अच्छा, तो हमें ए बी तो निकालनी है, हमें चाहिए यहां से ये, तो इसको माने कि ये दूरी कितनी है? डी है। तो अगर ये डी है तो इस डी को कैलकुलेट करते हैं। हमें ए बी पता है, हमें यहां से बेस पता है, हाइपोटेनस कैलकुलेट करना है। आते हैं, यह भी सॉल्व कर दिया जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यहां से देखें तो cos 45 डिग्री इक्वल टू ये हो गया ए बी बेस अपॉन हाइपोटेनस डी। ये कितना है? 1 अपॉन रूट 2 ए बी की वैल्यू कितनी है? ए बी कैलकुलेट कर चुके हैं, ए डिवाइड बाई स्मॉल ए डिवाइड बाई रूट 2 और इंटू डी 1 अपॉन डी। हमें डी चाहिए, इस दो ने रूट 2 ने रूट 2 को मार दिया तो डी इक्वल टू ए। ये ट्रिग्नोमेट्री से आ गया कि जो इमेज बन रहा है इस ओरिजिन से जितनी दूरी पे होगा उतनी ही ओरिजिन पे नीचे बनेगा। अब इसमें होगा क्या? जो ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे था वो कहां गया? वर्टिकल लाइन पे आ गया। तो जब भी ऑब्जेक्ट मिरर को 45 डिग्री पे रख देंगे और ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रखेंगे तो उसका इमेज वर्टिकल लाइन पे बनेगा। क्लियर? अब यहां पे कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं, कोऑर्डिनेट दे दिया जाता है। कोऑर्डिनेट देख लेते हैं ऐसे, अगर ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और इस पॉइंट से 45 डिग्री पर ऐसे रख दिए, मिरर को 45 डिग्री बना रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन से। अगर यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखे जिसका कोऑर्डिनेट -2 0 है, तो इसका इमेज जो बनेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। चलिए देखते हैं इसको। तो हम ये जानते हैं कि जब भी इमेज बनाना हो तो मिरर नहीं है इसके नीचे, तो यहां से एक्सटेंड करते हैं इसको और इस एक्सटेंडेड लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं और इस परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड कर देते हैं। जब एक्सटेंड करेंगे ये 90 डिग्री, ये भी 90, ये 45 तो ये भी 45 और ये -2 है, मतलब ये दूरी कितनी होगी? यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की दूरी जो होगी 2 हो जाएगी, 2 मीटर मान लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर ये ए मीटर है तो ये भी क्या हो जाता है? ए मीटर। तो प्रूफ करने की आवश्यकता होगी नहीं। इस क्वेश्चन में आप क्या करिए, ए की जगह पे 2 रखिए और सॉल्व कर दीजिए तो आपको आ जाएगा कि यहां से ये दूरी भी कितनी होगी? 2 मीटर हो जाएगी। मतलब इसका कोऑर्डिनेट 0, क्योंकि ये वर्टिकल लाइन पे है तो एक्स क्या होगा? इस पे 0 -2। इसका कोऑर्डिनेट हम फाइंड कर सकते हैं। ये तो हो गया 45 डिग्री पे। और भी क्या हो सकते हैं क्वेश्चन? आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अगर हमने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसे लिया और यहां से 45 डिग्री पर एक मिरर रख दिए, 45 डिग्री पर एक मिरर ऐसे रख दिए और ऑब्जेक्ट को यहां रख देते हैं। ऑब्जेक्ट को इसका कोऑर्डिनेट 0,2 है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज। सॉल्व करते हैं इसको। तो हमने जो अब तक पढ़ा है उसके अनुसार इस ऑब्जेक्ट से इस मिरर पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करते हैं। जब इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो जितनी दूरी यहां से यहां तक उतनी दूरी पर इमेज बनना है, या ट्रिग्नोमेट्री यूज करिए। ये 45, ये 45, ये और ये कॉमन, ये 90, ये 90, तो ये क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे।
जितनी दूरी पे होगा ये बनेगा, मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या हो जाएंगी, बराबर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 2,0। ये तो कुछ आसान से एग्जांपल थे। क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में लाइन पे थी तो वो वर्टिकल पे हो गई, यहाँ वर्टिकल में पर थी हॉरिजॉन्टल पे हो गई। जब भी मिरर 45 डिग्री पे हुआ तो हॉरिजॉन्टल वाले ऑब्जेक्ट वर्टिकल लाइन पे आ जाते हैं, वर्टिकल लाइन वाले ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ जाते हैं। क्या ये जरूरी है कि मिरर 45 डिग्री पर हो? किसी भी एंगल पर रख सकते हैं। तो एक जनरल एंगल पर भी हम लोग देख लेते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन से एक मिरर 30 डिग्री पर रख दिए, 30 डिग्री पर एक मिरर रख दिए। अगर ऑब्जेक्ट को यहां रख दें जिसका कोऑर्डिनेट 2,0 हम लोग कंसीडर करें, तो इस ऑब्जेक्ट का इमेज अब कहां बनेगा ये हमें फाइंड करना है। कैसे करें? वही अपना पुराना तरीका जो हम लोग अब तक पढ़ते हुए आए हैं। हम क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से इस पर एक लाइन ड्रॉप करेंगे, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप करेंगे, कर दिए 90 डिग्री। अब क्या करें इस पे? इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं आगे, एक्सटेंड कर देते हैं आगे की तरफ। और हम ये जानते हैं कि जितनी दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी होगी उतनी दूरी पर इमेज बनेगा। तो हम ये दूरी, ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री हो गया। अगर ये 60 डिग्री है तो ये डिस्टेंस कितना होगा? ये 90, ये एंगल, ये क्या होगा, साइन। ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर है, या कहेंगे 2 है, ये हो जाए 2 साइन 60 डिग्री, जिसकी वैल्यू आ गई √3। इसकी वैल्यू साइन 60 वैल्यू √3/2 और इंटू 2, ये कट कर यह आ गया √3। मतलब ये डिस्टेंस √3 है। तो यहां से इस मिरर से इस एक्सटेंडेड लाइन पर √3 दूरी पे आ जाए, यहां पर हमें इमेज बनते हुए दिखाई देगा। यहां पर हमारा इमेज बन जाएगा। रे डायग्राम की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी उतनी। आपको अगर बोर्ड के लिए है तो बोर्ड के लिए आप रे डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ से एक लाइट और यहाँ से रे डालिए, इधर इसको रिफ्लेक्ट कराइए और फिर यहीं से पास करा दिए, आपका रे डायग्राम बन जाएगा। लेकिन हमें उतनी जरूरत नहीं पड़ी, सीधा सीधा कोई भी रे डायग्राम वहीं से पास करा दीजिए, बन जाएगा। तो रे डायग्राम बना लीजिएगा। अब ये हमें तो निकाल लिया कि ये दूरी निकल गई, ये एंगल 60 है। तो अब यहां से इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा हमें ये फाइंड करना है। तो कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करें? कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए इसको मिला देते हैं इसे। जब इसको यहां से मिलाएंगे हम, तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हो जाए, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। आप देख भी सकते हैं, अगर ये 60 है तो ये 30, तो ये भी 30 होगा, ये 30 डिग्री होगा। ये 90, ये 90, ये कॉमन है, कॉन्ग्रुएंट। अब हम देखें कि अगर ये 2 मीटर है तो ये भी लाइन क्या होनी चाहिए, 2 मीटर होनी चाहिए, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये भी क्या होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए। ये हो गया 2। ये हमें फाइंड करना है, ये फाइंड है, ये फाइंड है। तो अगर ये 2 मीटर है तो हम लोग निकाल सकते हैं, यहां से क्या करें, तो इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, इस पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये हो गया 90 डिग्री। और इसी पॉइंट से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रा करिए, ये भी 90 डिग्री। अब हमें इस लाइन का डिस्टेंस पता है 2, ये 2 है, ये 90 है और ये एंगल
30 डिग्री है, तो ये भी एंगल क्या होगा, ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। तो अगर देखें ये 30 है तो ये क्या जाएगा, ये जो वैल्यू होगी ये हो जाएगी 2 sin 30 डिग्री, और ये जो दूरी होगी यहां से लेकर यहां तक की ये हो जाएगा 2 cos 30 डिग्री। कैलकुलेट कर लीजिए इसकी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 2 और cos 30 वैल्यू √3/2, ये कैंसिल, ये आ गया √3। जो यहां पे √3 आया था वही √3 तो यहां आ गया, ये आ गया √3। इसको कैलकुलेट करें तो 2 × 1/2 मीन्स 1, ये दूरी 1। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, यहां से यहां तक x में √3 है और y में 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट जो होगा, इमेज का कोऑर्डिनेट √3, -1। देखिए x से नीचे है 1, तो नीचे होता है तो -1, और यहां से y से पॉजिटिव डायरेक्शन में है √3, इसका कोऑर्डिनेट आ गया √3, 1। ऑब्जेक्ट यहाँ पर 2, 0 पे है, इमेज कहाँ बना है, √3, -1 पे बन रहा है। जब भी यहाँ पर सिमेट्री नहीं है तो इमेज को कैलकुलेट करने के लिए हमें कैलकुलेशन करना होगा। अब बात आती है कि चलते हैं देखते हैं इसका रे डायग्राम कैसे होगा। यहाँ से कोई भी एक रे इसे ड्रा करिए, इस रे को रिफ्लेक्ट कराएंगे ऐसे, तो वो यहीं से ऐसे पास होते हुए नजर आएगी, इसे ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाएगी। एक रे आई यहां से इधर आई और इसी पर रिफ्लेक्ट हो गई। ये हमारा हो गया रे डायग्राम। तो आप रे डायग्राम भी बोर्ड के लिए बना सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा सा ज्यादा ही इसमें रे डायग्राम बन गया, कंफ्यूजिंग हो गया, एक बार देखिए और समझिए। आज टूट गया तो बचकर निकलते हैं, कल आईना था तो रुक रुक कर देखते थे। अब चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आते हैं प्लेन मिरर से हट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीके पे। तो कोऑर्डिनेट, अगर मान लें कि ये स्फीयर है, गोला है, ऐसे गोला है, इसमें कोऑर्डिनेट ऐसे बनाते हैं हम लोग। अगर मान लें कि इसका रेडियस r है, इस स्फीयर का रेडियस r है, और इसको हम लोग सिल्वर कर दिए, ऐसे हम लोग इसको सिल्वर कर दिए अंदर से। अगर अंदर से सिल्वर करिए तो ये क्या होगा, एक मिरर की तरह काम करेगा। अब क्वेश्चन ये बनता है इसमें कि यहां से एक लाइट रे एक्स एक्सिस के पैरेलल आती है, हॉरिजॉन्टल आती है, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये वर्टिकल हो जाती है, मतलब वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। एक रे है जो एक्स एक्सिस से पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद वाई एक्सिस से पैरेलल हो जाता है। तो हमें बताना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। मान लें कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट, या फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। अगर आपने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लेक्चर देखा होगा अच्छे से, तो आपको ये आना चाहिए। अब आते हैं इस पे कैसे होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा है कि अगर कोई भी लाइट रे जितने नॉर्मल से जितने एंगल पर रिफ्लेक्ट होगी उतने ही एंगल पे वो इंसिडेंट होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, सबसे पहले नॉर्मल खोजें। नॉर्मल कहाँ है इसमें, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो भी एक लाइन सेंटर से स्फीयर के सरफेस पर डाल दे, सेंटर से कोई भी लाइन ऐसे स्फीयर के सरफेस पर ड्रॉ कर दें, पॉइंट पे क्या होता है, इस सरफेस पे ये हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री बनाता है। जितने भी हम लोग रेडियस ड्रा करते हैं, सरफेस और सेंटर को मिलाने वाली लाइन ड्रा करते हैं, वो सब सरफेस पे 90 डिग्री बनाते हैं। ये तो आसान हो गया, हमारे पास नॉर्मल मिल गया। ये हो गया नॉर्मल, ये तो हो गया नॉर्मल। और हम लोग ये जान गए हैं कि जितने एंगल पर
लाइट इंसिडेंट हुई है उतने ही एंगल पर रिफ्लेक्ट भी होगी। ये भी क्लियर हमें, मतलब यहाँ पे आई और आई, तो आई प्लस आई, और ये दोनों कितने हैं, हॉरिजॉन्टल आई वर्टिकल हो गई। अगर ये हॉरिजॉन्टल आकर वर्टिकल हो गई तो ये एंगल 90 डिग्री, हमें तो कोई समस्या ही नहीं है, इसमें 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री मीन्स आई इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। डिवाइड कर दें 45 डिग्री आ जाएगा। अगर ये आई 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, तो ये और ये पैरेलल है, ये 45 डिग्री, तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, इसमें भी कोई समस्या नहीं। अगर ये 45 डिग्री है और ये रेडियस आर है, तो ये भी आर हो गया। अब क्या करें हम लोग, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री का ज्ञान तो है ही हमें, इस पर एक पटवर्ड ड्रा करते हैं और इस पर भी एक पटवर्ड ड्रा करते हैं, ये y हो जाएगा और ये x, यहां तक की भी क्लियर है। तो x की वैल्यू क्या होगी। अब अगर देखें इस ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल देखें इसमें, तो ये रेडियस r है, तो ये निकाल सकते हैं, ये क्या हो जाएगा x की वैल्यू, x इक्वल टू cos 45 डिग्री, ये हो जाएगा cos 45 डिग्री बेस अपॉन हाइपोटेनस x अपॉन r, ये आ गया x इक्वल टू r और इसकी वैल्यू √2। सेम इसी तरह y की वैल्यू, तो y क्या होगा, y इक्वल टू r साइन थीटा, ये साइन थीटा 45 होगा, तो इसको कन्वर्ट r बाई √2। हमारा कोऑर्डिनेट क्या आया, x, y इक्वल टू r बाई √2 और r बाई √2। क्या ये सही है, नहीं ये सही नहीं है, थोड़ी सी हमें ज्योमेट्री की भी ज्ञान होनी चाहिए। अगर देखें तो ओरिजिन से ये पॉइंट क्या है, ये तो 0 0 है, इस लाइन के इधर पॉजिटिव और इधर निगेटिव, हमने ये कहा लिया x यहां से इधर निगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेटिव होगा, तो माइनस r बाई √2, और ये y पॉजिटिव में है। अब सही है, ये हो गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे हमें कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका। अब क्या बात ये आती है कि क्या स्फेरिकल सरफेस पे ही हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ये जरूरी नहीं है, पैराबोला भी दे सकते हैं, एलिप्स भी दे सकते हैं, कोई भी हमें सरफेस दे दे, उसका इक्वेशन दे दे, तो हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसमें भी आगे आएंगे इक्वेशन को लेकर, अभी यहीं तक हम लोग छोड़ते हैं इसको। अब इसमें और भी क्वेश्चन बनाते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अगर हम लोग, तो ऐसे हम लोग एक कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यहां पर एक हम लोग मिरर रख देते हैं, ये हो गया एक मिरर, और यहां से 10 डिग्री बनाते हुए एक ऑब्जेक्ट रख दिया यहाँ पर। तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, हमें ये फाइंड करना है कि इमेज कहाँ बनेगा। तो इसका इमेज अगर देखें तो हम लोग सीधा सा हम लोग जानते हैं कि इससे एक इस पे पटवर्ड ड्रॉप करें, अगर पटवर्ड यहां से ड्रॉप किए तो इसको आगे एक्सटेंड करें, जितनी दूरी ये होगी उतनी दूरी ये होगी, और ये 10 है तो यहां से ये मिला दें तो ये भी क्या हो जाएगा 10 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर इमेज बन गया। ये आसान सा था, तो आपको इमेज फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा कि कैसे इमेज बनाया जाए। अब इससे आगे हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो वह भी हम लोग देखेंगे अगले लेक्चर में। अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि आपको हर एक अपडेटेड लेक्चर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वो आईना हूं
जो कभी कमरे में सजा करता था। वो आईना हूं जो कभी कमरे में सजा था, अब गिर के जो टूट गया, अब गिर के जो टूट गया तो रास्ते में पड़ा हूं।